नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आज अभी हम जियोग्राफी चैप्टर 2 के लास्ट 2 टॉपिक को पढ़ेंगे, सॉरी 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। हम बारी बारी से अभी 3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं, छोटा छोटा वीडियो, ताकि देखने में दिक्कत ना हो और उबाऊ नहीं लगे। पहला टॉपिक है हमारा भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वन और वन्य जीव का संरक्षण भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम। वन्य जीव और वनस्पतियां, जो भी वन से उत्पन्न होने वाले उत्पाद हैं, वो सब हमारे अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम है। और यदि उसका संरक्षण नहीं करते हैं तो हम काफ़ी परेशानियों में आ सकते हैं। आखिर हम संरक्षण करें तो करें क्यों? कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? जिस जगह हम रह रहे हैं वो एक बैलेंस में चलता है। यदि हम उस बैलेंस को तोड़ दें, उस कड़ी को तोड़ दें, चेन को तोड़ दें, उसमें से किसी एक चेन को हटा लें, तो बड़ा अनबैलेंस होता है और फिर स्थितियां बिगड़ती है। ये चेंजिंग धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका जो परिणाम आता है वो काफी बुरा होता है। हमारे लिए जो जरूरी संसाधन है, जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे जीवन में काफ़ी बड़े कारक हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए मायने रखता है। जैसे हम अभी भी वर्तमान समय में भी, जो आधुनिक समय है, इस समय में भी हम खेती करने में कुछ पुराने तरीकों को आजमाते हैं, कुछ पुराने तरीकों से खेती को करते हैं। और इस तरीके से मवेशी को पालने में भी हम पुराने तरीकों को अपनाते हैं। 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम को पुरजोर मांग की। इस दौर में काफी एक आंदोलन की तरह चला था ये मांग कि वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण होना चाहिए। और फिर भारतीय वन्य जीव रक्षा अधिनियम 1972 में आया। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये एक्ट में कई सारे प्रावधान किया गया था, कई सारे रूल और नियम बनाए गए थे, जिसमें जो वन्य जीव थे और वनस्पतियां थी, उनके संरक्षण के लिए काफी कड़े कदम उठाए जाने का प्रावधान किया गया था। यदि कोई व्यक्ति किसी खास तरह के जानवर को मारता है, जैसे मान लेते हैं शेर को मारता है, तो उसके लिए कड़ा प्रावधान था। और जंगलों को भी कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बांटा गया, किस क्षेत्र में शिकार कर सकते हैं, किस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं, इन सबको बांटा गया। साथ ही शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जिन जानवरों की संख्या बहुत कम थी, उनको संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा गया था। और जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगाया गया था। पहले खास करके हाथी दांत, गेंडा, शेरों के जो चमड़े हुआ करते थे, खाल, उन सब का व्यापार होता था। और इन सब जंगली जानवरों का लगभग 60 से 80% संख्या भारत और नेपाल में है। और इसीलिए शिकारियों के टारगेट पर यही दोनों देश होते हैं और इन दोनों देशों के पशु काफी मात्रा में मारे जाते हैं और उनका व्यापार होता है। हाथी दांत का इस्तेमाल सुंदर ज्वेलरी में होता है, जिसके लिए उसका व्यापार होता था। अभी भी लोग चोरी छिपे उसका इस्तेमाल करते ही हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो काफी गंभीर खतरे वाले स्थिति में हैं। इन जानवरों में बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, कुछ ही संख्या बची हुई है। कश्मीरी हिरण, जिसे हंगुल भी कहते हैं, और 3 तरह के मगरमच्छ की प्रजातियां हैं, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मीठा पानी में रहने वाला
जो साफ पानी में रहने वाला मगरमच्छ है। दूसरा है खारा पानी में जो लवणीय या सैलाइन वाटर में रहने वाला मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स है। और तीसरा है घड़ियाल, जिसे एलिगेटर भी कहते हैं। ये 3 तरह के मगरमच्छ की प्रजातियां हैं जो खतरे की स्थिति में हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा और भारतीय गोडावान को भी इस लिस्ट में दिया कि ये संकटग्रस्त प्राणी हैं। साथ ही हिम तेंदुओं को भी इसमें रखा गया था। और इसके व्यापार या शिकार पर पूर्णतः या तो पाबंदी लगाई गई है या फिर थोड़ा बहुत छूट दिया गया है। या तो पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, थोड़ा बहुत छूट दिया गया है। छूट किस क्षेत्र में? छूट भी उस क्षेत्र में मिला है जैसे जंगलों को 3 भागों में बांटा गया है। हम आगे पढ़ेंगे जंगलों के 3 प्रकार को। तो एक भाग में पूर्णतः पाबंदी लगी हुई है, दूसरे भाग में आंशिक रूप से पाबंदी लगी हुई है, तीसरे भाग में पाबंदी लगी हुई नहीं है। तो खास करके इस दोनों क्षेत्र में जानवरों की अधिकांश संख्या होती है और वैरायटी के जानवर होते हैं। इस क्षेत्र में जो जानवर होते हैं उनके उसके शिकार पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा होता है। अब हम कुछ प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे। उसमें से एक है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट जंगल में रहने वाले ये एक महत्वपूर्ण जानवर है। और 1973 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये पाया गया था कि 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, जब 1900 ईस्वी स्टार्ट हुआ था, उसके शुरुआत में एक अनुमान था कि लगभग 50,000 टाइगर इंडिया में है। लेकिन 1973 के आसपास आते आते इसकी संख्या कुल 1827 ही रह गई थी। बहुत काफी गिरावट आया इस 70 से 72 सालों में। तब कुछ ऑफिसर्स ने यह सोचा कि इसके बचाव के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट लाया जाए। और उस प्रोजेक्ट का नतीजा है कि अब इनकी संख्या बढ़ी है। बाघों को मार करके उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का क्षीकरण, भोजन के लिए आवश्यक जंगली जानवरों की कमी, ये सब कारण है इनके मरने में, इनकी संख्या के कम होने में। पहली बात कि जो अंग्रेज थे वो शौक से भी इन सब जानवरों का शिकार किया करते थे। जो खेती बाड़ी और आवास के लिए जो जंगलों को साफ किया जाने लगा, तो उस सफाई के कारण इनका आवास छिन गया। और साथ ही दूसरे ऐसे जानवर जो इनका शिकार था, जिन जानवरों को ये बाघ मार करके खाया करते थे, उनकी संख्या भी कम हुई, जिसके कारण बाघों की संख्या काफी कम हो गई। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, या जिसे हम बाघ परियोजना हिंदी में कहते हैं, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। और इसमें सरकार ने काफी सफलता भी प्राप्त किया था। शुरुआत में 1973 में जब यह स्टार्ट हुआ तो बाघों की संख्या 1827 था, जो 1985 में इसकी संख्या बढ़ करके 4334 हो गया। लेकिन कुछ अन्य कारणों से, दूसरे किसी कारणों से फिर बाघों की संख्या 1993 में घटी और सिर्फ 3600 ही रह गई थी। लेकिन अभी भी ठीक स्थिति में है, लेकिन पहले की तुलना में काफी कम संख्या हुई है। जो शुरुआती 1900 ईस्वी के शुरुआती दौर में था, उससे कम संख्या बची हुई है। भारत में लगभग 37,761 स्क्वायर किलोमीटर में फैले क्षेत्र का जो भाग है उसमें 27 बाघ रिजर्व है। टाइगर रिजर्व टोटल 27 टाइगर रिजर्व है। इसकी संख्या बदली है और आपके जो लेटेस्ट बुक आया है उसमें ये एरिया दिया है 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सिकुड़ा है। मतलब अभी भी ये क्षेत्र सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। पहले
इतना था, लेकिन अब इतना स्क्वायर किलोमीटर बच गया है। उसमें 27 टाइगर रिजर्व बने हुए हैं टोटल। भारत में कुछ परियोजना है जो प्रमुख है, जो काफी महत्वपूर्ण है बाघ परियोजना। उनका कुछ मैं नाम बोलने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। उत्तराखंड में जिम नेशनल पार्क है, जिसे हम हिंदी में कहें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिंदी में कहना पड़े तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश एमपी में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजस्थान में सरिस्का है। और असम में मानस बाघ रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व। इसी तरह से केरल में पेरियार है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। ये कुछ प्रमुख बाघ परियोजनाएं थी जो काफी महत्वपूर्ण है, और बाघों के संरक्षण के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है इन सब क्षेत्रों में। वन जीव अधिनियम 1980 के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ एक्ट के आधार के 1980 एक्ट में और 1986 के एक्ट में ये कुछ जानवर, कुछ ऐसे कीट पतंगों को भी शामिल किया गया है जो हमारे वाइल्ड लाइफ में काफी महत्वपूर्ण नहीं है और न ही उनका आकार बड़ा है, फिर भी उनको शामिल किया गया है ताकि वो उसका अस्तित्व भी रह सके। इनमें शामिल है तितली है, पतंगे हैं जो छोटे छोटे जानवर हैं, भींग है, एक ड्रैगन फ्लाई को भी इसमें शामिल किया गया है। और 1991 में कुछ पौधों की प्रजातियों को भी शामिल किया गया है। 1991 में इसमें 6 तरह के प्रजातियों को, स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को इसमें रखा गया है कंजर्वेशन में, ताकि उसका अस्तित्व भी बचा रहे और इकोसिस्टम ठीक से रहे। आपने कभी हिमालयन यव के बारे में पढ़ा था, उसका अस्तित्व खतरे में है और इसका कंजर्वेशन और संरक्षण करना आवश्यक हो गया है ताकि ये अगली पीढ़ी को भी मिल सके।